उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पालिया में जिंदगी एकदम शांत चल रही थी। लेकिन इस शांति के पर्दे के पीछे एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो प्यार, विश्वास और धोखे के नए मायने समझाने वाली थी। मिलिए दिलीप यादव से, एक नौजवान जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। 5 मार्च 2025 को उसकी शादी हुई प्रगति यादव से। प्रगति की बड़ी बहन की शादी दिलीप के बड़े भाई से ऑलरेडी हो चुकी थी। इस तरह से प्रगति उसी घर में जा रही थी जिसमें उसकी बड़ी बहन ऑलरेडी बहू बनकर रह रही है। घर वालों ने दोनों की मर्जी से शादी की। प्रगति भी तैयार हो गई, उधर दिलीप भी तैयार था। दिलीप एक करोड़पति घराने का लड़का था। उनके पास बड़ी बड़ी क्रेनें और हाइड्रा मशीनें थी। करोड़ों रुपए की मलकियत और अच्छा घर था। रिश्ता तय हो गया। 5 मार्च को बड़ी धूमधाम से शादी हुई। दिलीप पूरे तामझाम के साथ बारात लेकर आया। उसके बाद 6 मार्च को प्रगति को ब्याह कर अपने घर ले गया। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता। वहाँ पर तमाम मेहमान आए। मुँह दिखाई में पैसे मिले तो 6 मार्च को ससुराल आने के बाद 2 दिन के बाद उनके रस्म थी। वो फिर 8 मार्च को वापस अपने मायके चली गई। फिर वो 4 दिन के बाद 12 मार्च को वापस आई। फिर 14 मार्च को होली थी। होली पर फिर मायके चली गई क्योंकि शादी के बाद पहली होली थी। 14 मार्च को अब प्रगति अपने मायके में ही थी। शादी का अब ठीक 14वां दिन था। 5 मार्च को शादी हुई और अब 19 मार्च की तारीख आ गई। दिलीप ने लगभग 14-15 दिन तक शादी की छुट्टी ले रखी थी। 14 दिन बाद अपने इलाके में क्रेन को लेकर वो 19 तारीख को काम पर निकला। वहाँ से उसने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया है, मैं घर लौट रहा हूँ। रात हो गई लेकिन अभी तक दिलीप घर नहीं लौटा। घर वालों ने फ़ोन किया। परेशान होकर उन्होंने इधर उधर देखा। दूर किसी अजनबी ने उसी इलाके में गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक लाश देखी। उसने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस पहुंचती है और लाश की शिनाख्त होती है। दिलीप के घर वालों को खबर दी गई। कोहराम, सिर्फ 14 दिन पहले शादी हुई थी। इधर दिलीप की मौत की खबर प्रगति, जो सिर्फ 14 दिन पुरानी दुल्हन थी, अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी है, उस तक ये खबर पहुंचती है और वो बदहवास रोती चीखती ससुराल पहुंचती है। अब जवान बेटे की मौत, जिसकी सिर्फ 14 दिन पहले शादी हुई थी, शादी का घर अब मातम में बदल गया। बेचारी प्रगति का रो रो कर बुरा हाल। मोहल्ले के लोगों और पूरे खानदान की हमदर्दी है प्रगति के साथ, जो सिर्फ शादी के 14 दिन बाद विधवा हो गई और वो लगातार रोई जा रही है और ऐसे आलम में यही हाल होगा। खैर, इधर घर वालों के इमोशंस अलग चीज़ थी और उधर पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ़ थी। दिलीप का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि गर्दन के पीछे गोली मारी गई है। शरीर पर तेज़ धार हथियार के बहुत सारे निशान हैं। पुलिस केस की तफ्तीश आगे बढ़ाना शुरू करती है। वो पता करती है कि कहीं करोड़पति दिलीप की कहीं दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन पता चला कि वो तो बहुत सीधा साधा इंसान है। पूरे गांव में दुश्मनी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये भी पता चला कि शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। प्रगति के घर वालों में भी ऐसा कोई नहीं था जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल हो। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कातिल कौन है, लेकिन केस को अंजाम तक पहुंचाना है। पुलिस ने फिर वही अपना नया तरीका अपनाया जो आजकल बड़ा काम का है, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की कॉल डिटेल। पुलिस ने मोबाइल डेटा को कंगालने का फैसला किया और घर वालों से पूछा कि वो 19 मार्च को कहां से कहां तक गया था। घर वालों ने बताया और पुलिस ने जिस जगह पर लाश मिली थी वहां आसपास चेक करना शुरू किया कि शायद कोई कैमरा या सीसीटीवी फुटेज मिल जाए, लेकिन वो एक पुराना इलाका था, इसलिए वहाँ कोई कैमरा नहीं था। थोड़ा प्रयास करने के बाद पुलिस को पता चला कि दिलीप एक रेस्टोरेंट में गया था और वहाँ कुछ लोग आए थे और दिलीप उनको अपनी क्रेन पर लेकर चला गया था। अब पुलिस ने उन रास्तों को टटोलना शुरू किया और लकीली एक जगह पर कैमरा दिख गया। उन्हें कैमरे में दिलीप की क्रेन भी नज़र आई। उस क्रेन पर दिलीप के अलावा कुछ 3-4 और लोग बैठे दिखाई दिए, लेकिन उनके चेहरे क्लियरली नज़र नहीं आ रहे थे। पुलिस अब उसी रेस्टोरेंट में वापस गई और उन्हें मालूम हुआ कि दिलीप आया था।
वो घर जा रहा था जब कुछ लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ी फंस गई है और उन्हें मदद के लिए क्रेन की ज़रूरत है। अब दिलीप ने इंसानियत के नाते उनकी मदद करने का फैसला किया और वो क्रेन लेकर खुद चल पड़ा था। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में उनके चेहरे क्लियर नहीं थे, तो पुलिस ने मोबाइल के टावर से ये देखना शुरू किया कि कौन कौन से मोबाइल उस वक्त एक्टिव थे। पुलिस ने उनको सिलेक्ट करना शुरू किया तो कोइंसिडेंटली पुलिस की नज़र एक नंबर पर पड़ी। उस नंबर पर नज़र पड़ते ही पुलिस चौंक गई। ये नंबर था रामजी नगर का, जिसके ऊपर मर्डर के 10 से 12 केस थे। इस वक्त वो इन दिनों जमानत पर बाहर था। अब जिस जगह लाश मिली उस जगह पर रामजी नगर के मोबाइल का पाया जाना पुलिस के कान खड़े कर देता है। अब पुलिस राम जी को ढूंढती है। इत्तेफाक से राम जी बेफिक्र अपने घर में है। पुलिस उसे दबोचती है। पहले तो वो इनकार करता है, फिर पुलिस उसे सीसीटीवी कैमरा दिखाती है और मौका वारदात पर उसके मोबाइल के जरिए उसकी मौजूदगी का सबूत देती है। तब रामजी नगर कहानी सुनाता है। वो कन्फेस करता है कि दिलीप को उसी ने मारा है और फिर वो 2-3 आदमियों के नाम लेता है। इसके बाद पुलिस उनमें से एक आदमी के घर पहुंचती है। वो आदमी प्रगति के गांव का था। उसका नाम था अनुराग। अब पुलिस अनुराग को उठाती है और अनुराग रामजी नगर को पुलिस की कस्टडी में देखकर हैरान रह जाता है। पुलिस दोनों को बिठाकर पूछताछ करती है। इस पूछताछ के बाद अब पुलिस वहां से निकलती है और सीधे दिलीप के घर पहुंचती है। दिलीप के घर में अभी भी मातम था। दिलीप की विधवा प्रगति का रो रो कर बुरा हाल। पूरा घर उसको अभी भी दिलासा दे रहा है और तभी पुलिस वहां पहुंचती है। लोगों को लगा कि केस की तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस आई है, कुछ पूछताछ होगी, कुछ जानकारी मिलेगी, लेकिन पुलिस सीधे कहती है कि उन्हें प्रगति से अकेले में पूछताछ करनी है। फिर भी घर वालों को लगा कि बीवी है, 15 दिन पहले शादी हुई है, हो सकता है कुछ राज की बातें दिलीप ने प्रगति को बताई हो, कुछ दुश्मनों के बारे में। पुलिस वाले बाकी लोगों को कमरे से बाहर कर देते हैं और अकेले में प्रगति से एक रूम में बात करते हैं। 15 मिनट के बाद लेडी पुलिस प्रगति का हाथ पकड़े घर से बाहर निकल रही है। पुलिस प्रगति को गाड़ी में बिठाती है। घर वालों का माथा ठनका जाता है। ये क्या है? एक तो पति सिर्फ शादी के 14 दिन पहले मर गया, 14 दिन के अंदर वो विधवा हो गई और पुलिस उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर क्यों ले जा रही है। कुछ लोग विरोध करने के लिए सामने आए तो पुलिस ने कहा कि आप लोग इंतज़ार कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। पुलिस थाने पहुंचती है। प्रगति से फिर से पूछताछ होती है। इसके बाद अनुराग और प्रगति का आमना सामना कराया जाता है। फिर रामजी नगर और अनुराग का आमना सामना कराया जाता है और उसके बाद सारी कहानी आईने की तरह साफ हो जाती है। ये कहानी ऐसी थी कि जिसमें अगर प्रगति थोड़ा सा दिमाग लगा लेती तो शायद दिलीप की जान ना जाती, लेकिन जब दिमाग पर और अकल पर पर्दा पड़ जाए और लालच उस पर्दे को और गहरा कर दे तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। असल में प्रगति जिस गांव में रहती थी उसी गांव के एक लड़के अनुराग से उसकी दोस्ती थी। वर्षों पुरानी दोस्ती प्यार में बदल गई। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अनुराग एक ट्रक ड्राइवर था, माली हालत से ठीक नहीं था, लेकिन प्यार अंधा होता है। प्रगति को बस ये था कि किसी तरह से वो अनुराग से शादी कर ले, लेकिन इधर प्रगति की बड़ी बहन की शादी दिलीप के बड़े भाई से हो चुकी थी और वो 1 करोड़पति कारोबारी था। एक हैसियत थी। उसका छोटा भाई दिलीप कवारा था। घर वालों ने सोचा कि वो लोग उनकी बड़ी बेटी को इतना मान सम्मान दे रहे हैं तो उसके माँ बाप की इच्छा हुई कि छोटी बेटी को भी इसी तरह खुशहाल जिंदगी मिले। प्रगति की बड़ी बहन ने अपने हस्बैंड से इस बारे में बात की। दिलीप का बड़ा भाई खुश हुआ क्योंकि बड़ी बहन संस्कारी थी। उसने सोचा छोटी भी ऐसी ही होगी। अब रिश्ते की बात पक्की हो गई, लेकिन इधर प्रगति अड़ी हुई थी कि मैं शादी नहीं करूंगी और पूरा घर प्रगति और अनुराग के रिश्ते से वाकिफ था, लेकिन वो अनुराग के साथ प्रगति की शादी करने को तैयार नहीं थे। तभी प्रगति के दिमाग में ख्याल आया। एक रोज़ मौका मिलते ही वो अनुराग से मिली। उसने कहा कि घर वाले उसकी शादी दिलीप से करना चाहते हैं और वो सोच रही है कि ये शादी कर ही ले। अनुराग का माथा ठनका।
फिर प्रकृति ने उसे बताया कि अगर शादी के कुछ दिन बाद दिलीप मर जाए तो उसे उसकी विधवा होने के नाते दिलीप की सारी दौलत मिलेगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। माँ बाप भी जोर नहीं डालेंगे क्योंकि मैं विधवा हो चुकी हूँगी और विधवा का हाथ थामने से तुम आगे आना, मेरा हाथ थामना, लोग तुम्हारे कि देखो एक विधवा को अपना रहा है। पैसे अलग। बात जम गई और दोनों ने 5 मार्च को शादी हुई। अब किसी तरीके से वक्त काटना था, लेकिन प्रकृति से इंतज़ार नहीं हो रहा था। बस ये था कि जल्द से जल्द दिलीप को रास्ते से हटा दे और अनुराग से शादी कर ले। 6 तारीख को विदा होकर वो मायके गई। उसके 2-3 दिन बाद फिर ससुराल गई, फिर मायके गई। उसने अनुराग को मैसेज किया और दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और तय होता है कि वो दिलीप को रास्ते से हटा देंगे। प्रकृति को जो मुँह दिखाई में 1 लाख मिलता है वो अपने साथ लाई थी। वो अनुराग को 1 लाख देती है और कहती है कि किसी सुपारी को ढूंढो और ये पैसा उसे दो और बोलो कि दिलीप को रास्ते से हटा दे। अब अनुराग सुपारी ढूंढता है और दोस्तों से पता चलता है कि रामजी नगर नाम का एक क्रिमिनल है जो ऐसे काम कर सकता है। वो रामजी नगर से मिला। रामजी नगर को अपने कुछ केसेस के सिलसिले में पैसे की ज़रूरत थी। उसने कहा कि करूँगा लेकिन 2 लाख लूँगा, लेकिन अनुराग के पास 1 लाख रुपए थे। फिर वो 1 लाख रुपए का इंतज़ाम खुद करता है और रामजी नगर को पैसे देता है। अब इस बीच में प्रकृति वापस ससुराल पहुँच गई क्योंकि उसे पता था कि 14 को होली है और वो 14 मार्च को फिर अपने घर आएगी। 14 मार्च को होली पर वो फिर घर आई और प्लानिंग हुई कि वो कॉल पर अनुराग को जानकारी देगी कि दिलीप को कब मारना है। फिर वो होली के बाद वापस ससुराल पहुंचती है। इत्तेफाक से 19 मार्च को दिलीप प्रकृति से कहता है कि अब मैं चलता हूँ, कब से सारा काम भैया देख रहे हैं, अब मैं भी अपना काम पर निकलता हूँ। जैसे ही दिलीप निकला, इधर प्रकृति ने अनुराग को कॉल किया। उसने कहा आज वो काम पर गया है, बस उसका पीछा करो और जहाँ मौका मिले मार दो। अनुराग ने फौरन सुपारी रामजी नगर को फ़ोन किया। अब दोनों इकट्ठा हो गए और इंतज़ार करने लगे। जब दिलीप एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए रुका, तब रामजी नगर और दिलीप के साथ 2 और लोग थे। वो पहुँचे। उन्होंने कहा भैया हमारी गाड़ी फंस गई है और आपकी क्रेन की ज़रूरत है। दिलीप को उन पर तरस आता है और वो उन सभी को अपनी क्रेन पर बिठाकर ले चलता है। एक सुनसान जगह पर उन्होंने क्रेन रोका। उसके बाद अचानक पीछे से दिलीप के सर में गोली मारी। पुख्ता करना चाहते थे इसलिए फिर चाकू से वार किया और ये सब करने के बाद वहाँ से भाग गए। अब प्रकृति बड़े आराम से अपने प्रेमी अनुराग से शादी कर सकती थी। वो इतनी उतावली थी कि उसने अपनी मेहंदी का रंग उतरने का भी इंतज़ार नहीं किया। दिलीप की जान बच जाती, लेकिन प्रकृति के मन में कुछ और था। उसे अब सिर्फ प्रेमी अनुराग नहीं बल्कि दिलीप के पैसे भी चाहिए थे और इस तरह एक मासूम मारा गया और एक पत्नी के हाथों एक पति का एक और कत्ल हो गया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि प्यार और धोखे की एक भयानक मिसाल है। जब जज्बात और लालच मिल जाएं तो इंसान कितना गिर सकता है, ये औरैया का केस साबित करता है। गांव वालों के लिए ये एक सबक है, एक सबक जो बता रहा है कि प्यार का मतलब सिर्फ हासिल करना नहीं होता, कभी कभी प्यार त्याग भी होता है।